वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे, और हम क्या बात करेंगे, सर जी आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाए तो इससे पहले आपको पता होगा पेपर 1 हमने बता दिया था, बट फिर से सर जी इसको दोबारा आपको जो है विस्तार समझाने का प्रयास करेंगे। और इसी श्रृंखला में पेपर 2 आज बताएंगे सर जी आपको, और पेपर 1 हमने पहले बता भी दिया है, तो उसको भी एक प्रकार से नए सिरे से सर जी बताने का प्रयास करेंगे। और मैं देना चाहूँगा सर जी का परिचय एक बार जान लीजिए आप सभी लोग। एस एन शुक्ला सर जी का नाम है, इंग्लिश के टीचर रहे हैं और पिछले लगभग 10 सालों से यह जो है पढ़ा भी रहे हैं। तो अब इनका एक प्रकार से अनुभव भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ अनुभव के साथ साथ आपको जानकारी भी विस्तृत फॉर्म में मिलेगी। तो अब यही आपको जो है इंग्लिश पढ़ाने का कष्ट करेंगे, इंग्लिश पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और सर जी लीजिए, अब जो है पेपर 2 अपना जो है शुरू करिए। शिवम सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, और हाँ यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ बढ़िया क्लियर रहेगी सर। जी 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 सर। हेलो दोस्तों, आप लोगों का चल शुक्ला स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं, जैसा कि शिवम सर जी ने बताया, मैं एस एन शुक्ला आप लोगों को इंग्लिश के बारे में जो भी आपके चैप्टर में या आपके कोर्स में जो भी रिलेटेड है वो सारी चीज़ें इंग्लिश के बारे में आपको बताई जाएगी। आप देखिए, पहला ये वीडियो जो है, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस की बात इसमें की जा रही है। इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट के बारे में शिवम सर ने बताया हुआ है आप लोगों को। अगर उसके बारे में बाकी डिटेल जो जानकारी है वो आपको फिर से बताई जाएगी, एक एक चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा कि क्या चीज़ उसमें है, आपके कोर्स में क्या चीज़ें हैं और उनको कैसे पढ़ना है, आपको उनका आंसर कैसे लिखना है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। और यहाँ पर देखिए पेपर सेकंड, इसमें क्या पढ़ना है आपको, फंक्शनल इंग्लिश, जो ये आपका न्यू सिलेबस है 2022 से रिलेटेड। तो इसमें आपके क्या क्या चीज़ पढ़ना है आपको, ये आप देखिए यहाँ पर आपको नोट किया गया है। सबसे पहला पॉइंट जो आपका है वो कंप्रीहेंशन का है। कंप्रीहेंशन का मतलब आप समझ रहे हैं। आपको मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इंग्लिश सिलेबस है, ज़्यादातर बच्चों को हिंदी में चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में एक बार हिंदी में समझाया जा रहा है, एक बार आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर समझिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले पॉइंट पर आप गौर करते हैं। पहला पॉइंट है, आप ये जान लीजिए कि फाइनली जो ये है आपको, आपका पेपर जो है सेकेंड पेपर का, वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। तो 5 यूनिट जो है वो यहाँ पर दर्शाई गई है कि कौन सा पार्ट आपका किस यूनिट में रखा गया है। फर्स्ट यूनिट में आपका पहला चैप्टर आप समझ लीजिए, फाइनली टोटल आपके 11 चैप्टर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। इन्हीं 11 जो ग्रामर के पोर्शन और ये सारी चीज़ें हैं रिलेटेड, उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। पहला आपका कंप्रीहेंशन है जो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपका रखा गया है। कंप्रीहेंशन क्या होता है, कंप्रीहेंशन के बारे में आप बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे। आप जब स्कूल लाइफ में आपने पढ़ा होगा, इंटर के पहले भी आपको कंप्रीहेंशन के लिए एक पैसेज या 2 पैसेज आता है। उसको क्या करना होता है, एक पैसेज रहता है जिसको आप अनसीन पैसेज के नाम से पहले जाना करते थे, उसी से रिलेटेड कंप्रीहेंशन सेम उसी टाइप का होता है। आप इसमें पैसेज रहेगा, पैसेज के बाद उसी पैसेज से रिलेटेड एक पैसेज 2 पैसेज जो कुछ भी रहेगा, उसी पैसेज से रिलेटेड उसके नीचे क्वेश्चन लिखे होते हैं। यानी जो क्वेश्चन उसके नीचे लिखे हैं, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इसी जो पैसेज लिखा होगा उसी पैसेज से रिलेटेड होंगे, यानी बाहर के कुछ नहीं रहेंगे। आपको करना क्या है, उस पैसेज को डिटेल में पढ़ना है, उसको ठीक से समझना है। अगर आप उसकी हिंदी समझ जाते हैं तो आपको आंसर देने में बहुत बढ़िया होगा, बट अगर आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हिंदी समझने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको पढ़ेंगे और उसके नीचे हुए जो मतलब लिखे हुए प्रश्न हैं उसके नीचे उनका आंसर आप उसी में से ढूंढ करके आप उसका आंसर देंगे। हाँ, एक चीज़ है, जो आपका ये पेपर है, आपका जो पेपर आपके सिलेबस का जो फर्स्ट ईयर वालों का पेपर है, जो बीए फर्स्ट ईयर की चूँकि चर्चा हो रही है, तो आपका पेपर जो है वो ऑप्शनल टाइप का पेपर होता है, यानी बहुविकल्पीय रहता है। उसमें आपको केवल क्वेश्चन लिखा होगा, उसके बाद
4 आंसर आपके दिए होंगे, जिनमें से आपका एक सही होता है। आपको कोई डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी आपको जो भी कंप्रीहेंशन के पैसेज हैं उन पैसेज से जो क्वेश्चन दिए गए जाएंगे उनके नीचे 4 आंसर आपके लिखे होंगे। उन चारों में से आपका एक आंसर सही होगा, उसी आंसर को आपको समझना है, उसी आंसर को उसमें टिक कर लेना है और आपको जो आपका OMR शीट आपको मिलेगी उस पर ABCD जो ऑप्शन है सही है उसी को मतलब ब्लैक कर देना है, कलर कर देना है। तो ये चीज़ आप समझ गए। यूनिट फर्स्ट में क्या चीज़ है, कंप्रीहेंशन है, पैसेज है, पैसेज के नीचे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन का आंसर आपका पैसेज में होगा और पैसेज से आप उसका आंसर चेक करके ढूंढ करके और फिर आप अपने OMR शीट में क्लियर जो उसका ऑप्शन है उसको भर देंगे। आइए अब आपको ले चलते हैं सेकंड यूनिट। यूनिट सेकंड में आपका रखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉटिंग द एरर इन सेंटेंसेज, यानी वाक्यों में जो गलतियाँ होती हैं, वाक्य में क्या गलती है, क्या अशुद्धता है, इस बारे में सेंटेंस में जो गलती होती है उसके बारे में इस चैप्टर में आपको मतलब बताया जाएगा डिटेल में। अभी आप चूँकि सिलेबस को समझाया जा रहा है कि सिलेबस में है क्या चीज़, बस फाइनली यही आप समझ लीजिए कि सिलेबस में आपका क्या है और पढ़ना क्या क्या चीज़ है। बाकी एक एक पॉइंट में आपका डिटेल में चर्चा किया जाएगा, एक एक पॉइंट पर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे फिर समझेंगे कि क्या चीज़ है। ये आपका ग्रामर से रिलेटेड जो टॉपिक है, स्पॉटिंग द एरर इन द सेंटेंसेज। आप बहुत चीज़ देखते हैं, ग्रामर में तमाम प्रकार के एरर्स होते हैं, सेंटेंसेज में तमाम एरर्स होते हैं, उनको आपको समझना होगा। तमाम टाइप के एरर, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब दे दी जाती है, या कहाँ पर किस आर्टिकल से रिलेटेड तमाम एरर हैं, तमाम वर्ब से रिलेटेड एरर हैं, तमाम नाउन से भी रिलेटेड एरर, यानी हर ग्रामर के पोर्शन से रिलेटेड जो एरर होते हैं इन्हीं के बारे में आपका सेंटेंस रहेगा। एक सेंटेंस लिखा होगा, उस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, चारों पार्ट के नीचे ABCD अंकित होगा आपके पेपर में और उसमें से एक पार्ट में कोई ना कोई अशुद्धता यानी एरर गलती होगी, कोई ना कोई गलती होगी और उस गलती को और लास्ट में जो आपका फोर्थ होगा उसमें नो एरर लिखा रहेगा, यानी ABC 3 जो पार्ट आपके एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, उसमें से 3 में से ABC 3 पार्ट रहेंगे, तीनों पार्ट में से किसी न किसी पार्ट में हो सकता है गलती रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो सेंटेंस पूरा ABC में कवर हुआ है उसके बाद नो एरर जो है। तो अगर कोई गलती आपको नहीं वहाँ पर दिखती है, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या होता है कि उसमें आप फोर्थ ऑप्शन जो आपका है यानी ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन आप उस पर टिक कर देंगे, यानी नो एरर, यानी कोई गलती इस सेंटेंस में नहीं है। ये चीज़ हो जाता है आपका सेकंड नंबर। थर्ड नंबर अब आप आते हैं जो यूनिट नंबर थर्ड के अंतर्गत आपका रखा गया है। यूनिट थर्ड में क्या चीज़ है, प्रोसोडी एंड वर्सिफिकेशन। ये क्या चीज़ होता है, इसको आपको डिटेल में समझाया जाएगा, इसके बारे में पूरा चीज़ कि क्या क्या चीज़ है। ये आपका जो रिलेटेड है, यानी जो पोएट्री है, पोएट्री की रचना करने का जो सिस्टम होता है, रचना की विधि जो होती है, उसके अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं। आपको बताया गया होगा या आप पढ़े होंगे या आपको इसके बारे में और डिटेल में हम ही बताएंगे, हम पढ़ाएंगे इसको, तो आप देखेंगे इसके अंतर्गत आपका आता है कि मतलब राइम स्कीम के बारे में आपने पढ़ा होगा, मीटर होता है, मीटर के बारे में, सिलेबल, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो पोएट्री उसकी जो रचना की जाए, कंपोज किया जाता है उसको, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इनकी जो, जैसे आप हिंदी में समझते हैं कि किसी चौपाई या जो भी है दोहा किसी भी की रचना होती है तो उसमें अंत में तुकांत होता है या और चीज़ें जो होती हैं, यही सब जो है राइम स्कीम और ये प्रोसोडी और वर्सिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाइए यूनिट नंबर फोर्थ पे। 3 यूनिट आप तीनों यूनिट जो है, तीनों में क्या क्या चीज़ें हैं ये चीज़ जान चुके हैं, यानी पढ़ना क्या है। अभी इस यूनिट में आपको पढ़ना क्या है यही बातें आपको बताई जा रही हैं। बाकी और क्या चीज़ कैसे पढ़ना है इसको, इसके बारे में आपको आगे विस्तार में बताया जाएगा। तो इसमें जो ये चैप्टर नंबर आपका फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ नंबर चैप्टर में क्या रहेगा आपका, ट्रांसफॉर्मेशन। पहला जो है फोर्थ नंबर चैप्टर, ये यूनिट 4 के अंतर्गत भी है, फोर्थ नंबर यूनिट के अंतर्गत है। तो ये है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन।
अब आप ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ रहे हो, बहुत बच्चे जानते होंगे, इंटर में आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा आगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सेंटेंस को इंटरचेंज किया जाता है, यानी एक तरह के सेंटेंस को दूसरे तरह के सेंटेंस में बदलना, यानी वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना दूसरे तरह के, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी मान लीजिए आपको क्या करना होता है, असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, निगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, या डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, डिग्री से रिलेटेड सुपरलेटिव डिग्री है उसको कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, या पॉजिटिव डिग्री को क्या करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इसी के अंतर्गत आपका आता है एक्टिव पैसिव, आपने पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, या पैसिव वॉइस से आपका एक्टिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ये चीज़ आपके होता है क्या, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या आता है, पांचवा आपका रहेगा नरेशन। नरेशन क्या है, नरेशन के बारे में ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे। नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं अलग अलग उन सेंटेंसों के बारे में पढ़ाया जाता है, सबके अलग अलग रूल होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, इंपरेटिव का क्या रूल है, यानी सारे सेंटेंस के अलग अलग रूल्स जो हैं वो आपको बताए जाते हैं और उनको क्या करना होता है। यानी हिंदी में इस नरेशन के जो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसको आप क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। यानी किसी कथन को वक्ता स्पीकर द्वारा जो कोई बात कही जाती है उसको थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, चेंज करके अर्थ वही रहे, वो चीज़ आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। तो डायरेक्ट कोई बात सीधी जो कही जाती है उसको चेंज करके इनडायरेक्ट में लिखा है। तो इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो सारे नियम हैं वो नियम आपको बताए जाएंगे, उसमें आप डिटेल से पढ़ पाएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। ये आपका नरेशन के अंतर्गत आता है। फिर यूनिट 4 के अंतर्गत ये आपका 6 नंबर जो चैप्टर है ये क्या है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है आप जानते हैं, हिंदी में आपको सिनोनिम्स को क्या कहते हैं, पर्यायवाची। यानी किसी शब्द के मतलब उसी अर्थ में दूसरे शब्द का प्रयोग जो होता है उसको कहते हैं पर्यायवाची। हिंदी में आप तमाम पर्यायवाची पढ़ते हैं, उसी तरह इंग्लिश में तमाम पर्यायवाची होते हैं। हियर में सुनना, लिसन में सुनना, और लुक मिस देखना, वॉच मिस देखना, सी मिस देख, यानी इसी तरह के तमाम सारे वर्ड हैं जिनकी सिनोनिम्स होती है, यानी पर्यायवाची शब्द होती है। तो ये आपका 6 नंबर हो गया, इसमें आपको पर्यायवाची शब्दों को पढ़ना है। 7 नंबर क्या है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है, विलोम शब्द। जो हिंदी में आप पढ़ते हैं विलोम शब्द, यानी दूसरे का अपोजिट, जो शब्द लिखे हुए हैं उसका अपोजिट यानी विलोम होता है। विलोम का मतलब एंटोनिम्स होता है, यानी दिन कहा जाए तो दिन का क्या करना है, रात बता देना है, यानी डे का नाइट कर देना है। यानी इसी तरह ऑनर है तो डिसऑनर कर देना है। यानी कोई भी वर्ड हो उसको उसकी जो मतलब अपोजिट मीनिंग होती है उसी को क्या कहते हैं, एंटोनिम्स कहते हैं, यानी आपका विलोम शब्द कहते हैं। तो इस 7 नंबर उसमें क्या करना है, 7 नंबर चैप्टर में आपको एंटोनिम्स के बारे में पढ़ना है। 8वां नंबर आपका क्या आता है, 8वां नंबर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, यानी इसका मतलब होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। यानी कोई लंबा वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य के बारे में एक शब्द में उसकी सारी मीनिंग समाहित हो जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में आप जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी सेंटेंस, पूरे सेंटेंस के लिए एक सब्स्टिट्यूट वर्ड के रूप में आपको जो प्रयोग करना होता है वही चीज़ इसमें पढ़ाया जाता है। जैसे कोई भी सेंटेंस है, मान लीजिए हिंदी में कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसको क्या कहते हैं, अशिक्षित कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अंग्रेजी में भी तमाम वर्ड मतलब सेंटेंस हैं, उन सेंटेंसों का क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी उनका सब्स्टिट्यूट एक वर्ड लिख दिया जाता है तो उसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत आपको वही पढ़ना है। फिर 9वां नंबर आपका आता है आइडियम्स एंड फ्रेसेस।
एडियम्स एंड फ्रेसेस क्या हैं? ये आप जो हिंदी में पढ़ते हैं, इसकी हिंदी जो है मुहावरा और लोकोक्तियाँ जो आप हिंदी में पढ़ते हैं, उसी को अंग्रेज़ी में यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से पढ़ना है। तो इसको यानी वो आएगा आपका कोई इडियम्स या कोई फ्रेज दिया गया है, उसमें से आपका उसका अर्थ क्या होता है। तो इन तरह के जो आपके उसमें कोर्स में मतलब पे वो क्वेश्चन रहेंगे, उनका आंसर उसके नीचे दिया रहेगा कि इसका फाइनली अर्थ क्या है। 1 2 3 4 यानी 4 आपके ऑप्शन रहेंगे, ABCD में लिखा होगा, आपको उनमें से एक उसका अर्थ ढूंढ करके लिख देना है, यानी वही आपका सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर आपका है जो यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत ये 10वां चैप्टर आपका आता है फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? हिंदी में आप समझते हैं फिगर ऑफ स्पीच का मतलब है अलंकार। अब अलंकार के बारे में आप बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में आपने जो इसके BA फर्स्ट ईयर के पहले आप 12th में थे, वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाई गई है। 7 फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पर पढ़ते हैं। वैसे फिगर ऑफ स्पीच 14 या उससे भी एबव होते हैं, नियर अबाउट 14 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। उन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, एक एक फिगर ऑफ स्पीच। सिमली क्या होती है, मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, यानी ऑक्सीमोरन क्या होता है, पन क्या होता है, यानी सारे फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो आपको यहाँ बताए जाएंगे। अलंकार, जैसे हिंदी में आप अलंकार का प्रयोग करते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यानी काव्य में आपके प्रयोग किया जाता है पोइट्री में, ठीक उसी तरह यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच अंग्रेजी में होता है। अंग्रेजी में भी जिस तरह हिंदी में वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं, ठीक वही काम इसका यहाँ पर भी है। अंग्रेजी रचना में, काव्य रचना में फिगर ऑफ स्पीच का तालमेल जो पोएट्स हैं वो करते हैं अपने। तो किस फिगर ऑफ स्पीच को, उसकी डिफिनीसन क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। और ये आपका 5th यूनिट है, 5th यूनिट और लास्ट चैप्टर आपका यहाँ जो है लर्निंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा का द्वितीय रूप में पढ़ना, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को पढ़ना, यही आपका क्या है, ये आपका अंतिम चैप्टर रहेगा, लर्निंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो आप समझते हैं आपकी भाषा जो मेन भाषा यहाँ की है, आपके कंट्री की जो मेन भाषा है, मेन लैंग्वेज है, वो क्या है, हिंदी है, और इंग्लिश को आप सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं। तो इसमें इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, यानी इंग्लिश को कहाँ पर प्राइमरी लैंग्वेज समझा जाता है, कहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज समझा जाता है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आपको बताई जाएंगी और ये आप पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपके चैप्टर में आएंगे और वो लिखेंगे। तो आप लोगों को निश्चित तौर पर अच्छा लगा होगा, सर जी ने अच्छे तरीके से सबको डिफ़ाइन किया, बताया। अब ये जो चैप्टर सर जी ने बताए हैं, इनको जो है एक एक चैप्टर के माध्यम से ऐसे कॉम्प्रिहेंसन है, हो सकता है एक चैप्टर में ना समाप्त हो तो दूसरे चैप्टर में हो सकता है, मतलब अध्ययन की सुविधा के हिसाब से सर जी खुद ही जो है क्लासिफिकेशन कर देंगे सभी का। अब उसमें मत देखिएगा कि सर ने 11 बताया था तो 11 चैप्टर पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब 11 को विस्तृत फॉर्म में भी बताने का प्रयास करेंगे, मतलब एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, और बाद में प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आपको क्वेश्चंस वगैरह की करवा दी जाएगी, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। अब निश्चित तौर पर अच्छी पढ़ाई आपकी होगी। बाकी सारे सब्जेक्ट चल ही रहे हैं आपके। अब इंग्लिश के लिए थोड़ा सा हमने कहा था आप लोगों से, और इंग्लिश बहुत अच्छा विषय वस्तु है सर जी का, तो पढ़ाएंगे आपको विस्तार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको अच्छा भी लगा होगा, जैसे सर जी ने समझाया था आपकी देहाती भाषा में, अच्छी तरीके से आपको बताया। हिंदी में पढ़ना आप लोग पसंद करते हो ज़्यादातर, और इंग्लिश चूँकि आपको वैसे ही बड़ी विषय वस्तु और एक प्रकार से टफ विषय वस्तु लगती है, तो अब निश्चित तौर पर अच्छा लगा होगा और बढ़िया लगा होगा आपको पढ़ करके सर जी से। और आने वाले समय में आपको पढ़ाते रहेंगे सर जी, चिंता ना करें। और जैसे भी आप लोगों को कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से सर जी क्लासेस जब आप कहें टाइम, उसके हिसाब से निर्धारित कर दिया जाएगा। सर जी आपको पढ़ाते रहेंगे और आसानी से आप लोग मौज के साथ पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद आप सभी का, और सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको समय दिया। और उसके बाद में अब बहुत समय निकाल करके सर जी एक प्रकार से कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, तो साथ ही साथ अब वो वहाँ से समय निकाल करके आते हैं यहाँ पर। मतलब एक प्रकार से लंबी प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी सर जी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और हमने बहुत दिनों से कहा था, लेकिन अब धीरे धीरे चल के अभी तक आ पाए हैं सर जी। तो
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, और साथ ही साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बरकरार रखें ताकि आने वाले समय में शुक्ला एचडी पॉइंट अच्छे तरीके से और अच्छी क्वालिटी आपको दे सके। तो इसके लिए आप सभी लोग तत्पर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। फटाफट से वीडियो को लाइक, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।